गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग का स्वागत है फिर से इस चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूटिलाइजेशन में क्या कर लिया था, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। पहला चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया था, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो दूसरे चैप्टर में हम लोग जो स्टार्ट किए थे, दूसरे चैप्टर का हमारा नाम था इलेक्ट्रिक हीटिंग, यानी कि क्या हो जाएगा, वैद्युत तापन। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, संवहन पढ़ लिया था, संयान पढ़ लिया था, विकिरण यानी कि हम कंडक्शन पढ़ चुके थे हम लोग, कन्वेक्शन पढ़ लिया था, फिर रेडिएशन पढ़ लिया था। ये तीनों चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने देख लिया था कि हीटिंग कितने कितने टाइप से हो सकती है, कौन कौन सी हीटिंग। तो हम लोगों ने क्या हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में देख चुके थे कि क्या होती है रेजिस्टेंस हीटिंग। आपको नोट्स भी दिखाया गया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस आप लोग डेली क्लास करते रहिए, क्लास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आज की जो क्लास है हमारी, आज की जो क्लास है आगे हम इसको ले जाएंगे कि क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जो हमारी प्रतिरोध भट्ठी है, यानी कि रेजिस्टेंस, जो हमारा फर्नेस है या फिर अवन जो भी बोल सकते हैं, उसकी संरचना तथा कार्यक्षेत्र, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसकी, कैसे। देखिए इसकी जो हमारी रेजिस्टेंस की वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस था, यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस था उसके अकॉर्डिंग चलती है, यानी उसी के प्रिंसिपल पे चलती है। तो क्या इनडायरेक्ट वाले जो हमारे रेजिस्टेंस के दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट वाले हीटिंग ही क्या है, वो हमारी वर्किंग प्रिंसिपल है रेजिस्टेंस के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए वही डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाया गया जो इनडायरेक्ट के लिए बनाया गया था, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। देखिए इनडायरेक्ट के लिए ये डायग्राम बनाई गई थी, तो सेम डायग्राम यहाँ के लिए भी नहीं, यानी कि इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट था वो किसके लिए था, वो हमारा उसमें चालन भी हो रहा था, संवहन भी हो रहा था और विकिरण भी हो रहा था। यानी कि जो हम प्रतिरोध भट्ठी जो हमारे इनडायरेक्ट है वो क्या हो गया, वो चालन पे भी काम करेगा, संवहन पे भी और विकिरण पे। यानी कि इसमें ठोस का भी हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर हमारे लिक्विड में भी हो सकता है और तरंग के रूप में भी हो सकता है। यानी कि क्या हो सकता है, इन तीनों फॉर्म में हमारा जो हीट का जो हमने तीन मेथड पढ़ा था स्थान जो हम ट्रांसफ़र करने के लिए, वो तीनों इसमें अप्लाई होता है, यानी कि इनडायरेक्ट के हिसाब से चलता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए यह भट्ठी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इन भट्टियों का धातुओं के उष्मा उपचार, मिट्टी के बर्तन, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो हम उष्मा उपचार या मतलब क्या, कि कहीं हमें अगर हमें कोई हमें दो मटेरियल को जोड़ना हुआ या फिर कोई ऐसी चीज़ करनी हुई जहाँ पे क्या हमें ट्रीटमेंट करना हुआ, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। फिर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस ओवन है या फिर जो फर्नेस इसको बोलते हैं, इसका यूज़ हम मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए करते हैं। कुकिंग करने के लिए, जैसे कि हम फूड को कुक करने के लिए भी करते हैं। इसलिए देख लेते हैं इसमें क्या हाई रजिस्टिविटी वाले एलिमेंट वायर यूज़ करते हैं। हाई रजिस्टिव वाले एलिमेंट, अगर आप लोगों ने ट्रिपल ईएम पढ़ा हुआ, यानी कि मटेरियल वाला जो आपका एक बुक होता है जो सेकेंड ईयर में चलता है, अगर उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाई रजिस्टिविटी मटेरियल क्या होती है और लो रजिस्टिविटी मटेरियल क्या होती है। तो वो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में, हाई रजिस्टिविटी मटेरियल वाले क्या होते हैं, नाइक्रोम होता है आपका, तो वो जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, हाई रजिस्टिव वाली मटेरियल होता है। हाई रजिस्टिविटी मटेरियल में क्या हो जाती है, हमारी करंट क्या हो जाती है, अधिक से अधिक करंट फ्लो हो जाती है हाई रजिस्टिव वाली मटेरियल में। देखिए इसमें क्या हो जाता है, यह प्लेट के आकार के लाए जाते हैं। ओवन में लगाने वाले एलिमेंट का रेटिंग ताप पर डिपेंड करता है। यानी कि क्या करता है, जो हाई रजिस्टिव वाले मटेरियल को उसको प्लेट के आकार में आने, यानी कि प्लेट के आकार में मतलब क्या, प्लेट के आकार मतलब क्या, इस तरह से कोई हम लाते हैं इसको, हाई रजिस्टिव वाला जो हमारा मटेरियल होता है इस तरह से लाते हैं, कोई प्लेट के आकार में लाते हैं एलिमेंट का। और वो रेटिंग उसका जो प्लेट का उसका रेटिंग है क्या, डिपेंड करता है कि हमें कैसे टेम्परेचर चाहिए या फिर कौन से एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हमारा टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। तो समझ में आपको आ रहा होगा बिल्कुल कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, या फिर क्या ये थियरी कहना चाह रहा है। तो ये थियरी बिल्कुल यही कहना चाह रहा है कि जो हमारा प्रतिरोध भट्ठी की संरचना है, यानी कि जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस अवन है या फर्नेस है, ये क्या इनडायरेक्ट वाले पे काम कर रहा है, ये इनडायरेक्ट प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस प्रिंसिपल क्या था, उसमें क्या हम चालन भी कर रहे थे, संवहन भी कर रहे थे, यानी और रेडिएशन भी कर रहे थे, यानी कि तीनों जो प्रोसेस था उसमें हो रहा था। इसमें भी वो तीनों प्रोसेस होगा। इसमें क्या करते हैं हम, हीट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसको मिट्टी बनाने के लिए करते हैं, फिर क्या करते हैं हम इसको खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो हम करते हैं हाई रजिस्टिविटी वाले एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसको हम प्लेट के रूप में प्रयोग करते हैं। और ओवन यानी कि जो हम भट्ठी ओवन या फिर उसको फर्नेस बोलें, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो ताप होता है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से एलिमेंट को लगाया है, एलिमेंट पे ये डिपेंड करता है इसका ताप कि किस हिसाब से मैंने लगाया है।
तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया कि अगर 1000 टेम्परेचर अगर हमें चाहिए उत्पन्न करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 80% हमें क्या चाहिए, नाइक्रोम चाहिए, प्लस 20% हमें क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। अगर इसका मिक्स लगाते हैं तो हम 1000 का क्या तापमान पा सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा अच्छे से। फिर आगे देख लेते हैं, जो हमारा प्रतिरोध भट्ठी है उसका तापमान कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए तापमान तो हम बढ़ा सकते हैं कि ठीक है हमने वायर यूज कर लिया या फिर हमने जो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल को यूज करिए, लेकिन अगर हम उसको उस टेम्परेचर को कम करना हुआ तो क्या करेंगे। टेम्परेचर को कम करने के लिए कुछ हम विधियों को यूज करते हैं, या फिर विधि बोले या फिर जो भी बोले। देखिए पहला कि एलिमेंट को सीरीज या पैरेलल में संयोजित करें। जो हमारा एलिमेंट है या तो हम उसको सीरीज में ऐड करें या तो पैरेलल में ऐड करें। फिर उसके बाद एलिमेंट की संख्या को परिवर्तित करके, यानी कि अगर हमें क्या हीट कम चाहिए तो क्या करेंगे, हम एलिमेंट की संख्या कम रखेंगे, हीट अधिक चाहिए तो हमें एलिमेंट की संख्या अधिक रखेंगे। फिर उसके बाद क्या जाएगा, थर्मोस्टेट व ओवर लोड रिले की सहायता से ऑटोमेटिक कंट्रोल करके क्या होता है, आजकल रिमोट कंट्रोल है यानी कि डिजिटल डिस्प्ले है। यानी कि क्या मतलब ये सारे जो हमने मेथड है या फिर जो भी बोले प्रोसेस हैं, इसको करके क्या कर सकते हैं, हम इसको करके हम जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस है या फिर जो इलेक्ट्रिक अवन है उसके अंदर के हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम या अधिक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल क्या कर सकते हैं। पहला पहला आप देख सकते हैं इसमें क्या हम इसको सीरीज या पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कम चाहिए, अगर हमें कम करंट की ज़रूरत पड़े, अगर देखिए आपको भी पता है कि अगर आप लोगों ने बैटरी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें पता होगा आपको, तो आप लोग बैटरी चैप्टर जरूर पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सीरीज में ऐड करने से हमें करंट मिलता है या पैरेलल में ऐड करने से। तो बैटरी क्या चैप्टर जरूर पढ़ें। अगर क्या हो जाती है, अगर हमें करंट अधिक चाहिए होता है तो क्या करते हैं हम उसके लिए, यानी कि अगर हमें अधिक करंट चाहिए तो अधिक करंट के लिए क्या करते हैं, हम उसको समांतर में जोड़ देंगे यानी पैरेलल में जोड़ देंगे। अगर हमें क्या अधिक वोल्टता चाहिए तो हम उसको सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं ताकि मतलब हम जैसे हमें नीड हो या फिर जैसे हमें चाहिए होता है तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। फिर एलिमेंट की संख्या अगर हमें कम चाहिए तो कम रख सकते हैं, अधिक चाहिए तो अधिक रख सकते हैं। एलिमेंट की संख्या को घटा बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, उसके तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद थर्मोस्टेट भी लगा के, थर्मोस्टेट क्या होता है आपने ट्रिपल ए में पढ़ा होगा, यानी कि मटेरियल जो आपका बुक था उसमें आप लोग पढ़े होंगे। जो थर्मोस्टेट हो जाता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो आपका इस तरह से आप अगर बोलते हैं कि इस प्रकार से अगर साइन बना दिया जाए एक, तो इसको क्या हो जाता है, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। इस तरह से अगर साइन बने आपका तो थर्मोस्टेट हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, इन सब का मेथड का यूज कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं क्या है, जो हमारी प्रतिरोध, जो हमारी रेजिस्टेंस हीटिंग है, यानी कि जो प्रतिरोध तापन है उसके कुछ गुण हैं। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट मटेरियल, कौन कौन से गुण हैं इसके। जो हमारे रेजिस्टेंस मटेरियल है यानी रेजिस्टेंस जो हीटिंग है हमारे, उसकी क्या क्या गुण। देखिए इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए या फिर गुण होते हैं क्या, देख लेते हैं। हाई रजिस्टिविटी, आपको भी पता है कि मैंने पीछे ही बोला है कि इसमें जो हम कंडक्टर यूज़ करेंगे या फिर जो एलिमेंट यूज़ करेंगे एज ए कंडक्टर, वो हाई रजिस्टिविटी होना चाहिए। यानी कि हाई उसमें उसकी जो रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, उच्च होनी चाहिए। उच्च गलनांक, उच्च गलनांक मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा ना हो कि कम टेम्परेचर पे वो मतलब मेल्ट हो जाए यानी गल जाए, यानी अधिक टाइम पे, यानी कि अधिक टेम्परेचर वो अपने अंदर सह सके, यानी कि जितने टेम्परेचर के लिए उसको बनाया गया उतना टेम्परेचर वो आसानी से सहन कर सके। जैसे अगर 1000 टेम्परेचर के लिए बनाया गया तो 1000 के लिए करे, अगर 500 टेम्परेचर के लिए किया गया तो 500, मतलब अलग अलग टेम्परेचर के लिए जिस टेम्परेचर के लिए उसको बनाया गया है उस टेम्परेचर के लिए कीजिए। और ये उच्च गलनांक वाला होता है, यानी उच्च गलनांक का मतलब क्या है कि ये हाई मेल्टिंग होता है, कि मतलब अधिक से अधिक टाइम के बाद ये क्या होता है, मेल्ट होता है। निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, यानी कि लो रेजिस्टेंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। ऑक्सीजन से मुक्त होना चाहिए या फिर ये मुक्त होता है, जैसे भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर लेप किया जाता है। ऑक्सीडेशन को घटाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, एक लेप करते हैं, निकल की, टिन की, इन सब की हम क्या करते हैं, लेप करते हैं मटेरियल पे, ताकि लेप करते हैं ताकि क्या हो जाए, उसको हम ऑक्सीडेशन से यानी कि ऑक्सीकरण से हम उसको बचा सकें। अब देखिए कुछ इसमें थोड़ा सा लिखे गए हैं कि कितने सेंटीग्रेड के लिए हमें कौन से मटेरियल का यूज करना चाहिए। तो देखिए अगर हमें नाइक्रोम चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, 65% नाइक्रोम डालते हैं। नहीं सॉरी, अगर 850 सेंटीग्रेड की हमें चाहिए टेम्परेचर, तो अगर हम उसमें क्या करते हैं, नाइक्रोम 65% मिलाते हैं, फिर 15% उसमें क्रोमियम मिलाते हैं और 20% इसमें हमें फेरस मिलाते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, हमें 850 सेंटीग्रेड का तापमान मिलता है। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, अलोइंग करते हैं, यानी कि मिश्र धातु का बनाते हैं। और देखिए इसमें क्या, अगर हमें 1000 सेंटीग्रेड का चाहिए, अगर हमें 1000 सेंटीग्रेड चाहिए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम 80% हम इसमें नाइक्रोम मिलाएंगे और 20% हम इसमें क्रोमियम मिलाएंगे। अगर हमें 1500 चाहिए तो क्या करेंगे, हम प्लेटिनम यूज करेंगे। इसी तरह हम इसमें क्या, आप देख सकते हैं इसमें नाम है जो भी,
अगर हमें 3000 चाहिए तो ग्रेफाइट मिलाएंगे। इसी तरह आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स भी मिल जाएगा, तो एग्जाम में इसको लिख के आप थोड़ा सा नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर आपको पता होना चाहिए कि ही जो हमारी रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस फर्नेस है या फिर जो रेजिस्टेंस भट्टी है जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम कैसे कैसे टेम्परेचर के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज कर सकते हैं, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब एग्जाम के लिए देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि कभी एग्जाम में पूछा नहीं है कि जो हमारी हीटिंग एलिमेंट है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप और तो आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग एग्जाम में अगर आपको टाइम मिल रहा है और हीटिंग मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग से कोई भी क्वेश्चन आया है तो आप इसमें इंक्लूड करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं अगर वहाँ पे आपको टाइम हो तो। ये सिलेबस में आपके नहीं है या फिर आपको ज़रूरत इसकी नहीं है तो इस पर भी ना कोई इसमें न्यूमेरिकल है ना इसके बेस पे कुछ है। तो हाँ, अगर आप वो जेई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कभी कभी आ सकता है कि कौन से फार्मूले यूज करके हम जो हमारी डिज़ाइन है हीटिंग एलिमेंट का वो कर सकते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध भट्टी में एलिमेंट का तापमान स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ता है परंतु एक निश्चित तापमान पर प्राप्त करने के लिए ताप स्थिर हो जाता है। यानी कि अगर हमारा जो एक मिनट, अगर हमारा क्या हो जाता है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा फर्नेस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फर्नेस है, तो क्या कर सकते हैं इसमें स्टार्ट में यहाँ पे क्या, यहाँ के पे अगर ए है बी, अगर ए को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको क्या मान लें लास्ट पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ से अगर स्टार्ट होता है हमारा टेम्परेचर का तो धीरे 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 क्या हो जाता है पूरी बॉडी पे होता है और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि पूरी बॉडी पे क्या हो जाता है टेम्परेचर बराबर, यानी कि ए बराबर बी हो जाता है, यानी कि जितना टेम्परेचर ए पे है उतना टेम्परेचर बी पे हो जाता है। तो ये स्टार्ट में क्या हो जाता है यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे एक टाइम के बाद क्या हो जाता है ए के बराबर बी हमारा टेम्परेचर, यानी कि जो ए के पास टेम्परेचर होता है जो बी के पास टेम्परेचर होता है वो बराबर हो जाता है। तो देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। अब जो हमारा है यहाँ पे देख लीजिए, उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारी जो हीट होती है वो इनपुट पावर क्या करती है इंड्यूस, जो उसका हमारा यानी कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है उसका जो इनपुट पावर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होता है। ये याद रखने वाली बात है, जो हमारा हीटिंग पावर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारा इनपुट पावर बोले या फिर हीटिंग पावर बोले तो हमारा क्या हो जाता है जो इनपुट पावर है वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। आगे देखते हैं कि कैसे हो जाता है। देखिए इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाता है V² बाई R इंटू टी, ये फार्मूला था, याद कर लीजिएगा एक बार कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये भी एक फार्मूला होता है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं या फिर अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े हैं तो उसमें याद अब कई बार बताया गया होगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आर की जगह पे हम ये रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आर के हमारे जो रेजिस्टेंस के फार्मूले होते हैं ये भी होता है रो एल बाई ए, यानी कि अगर रो हम इसमें क्या है वो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है यानी कि विशिष्ट चालकता है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोधकता है, एल लेंथ है किसी कंडक्टर का, ए क्या है किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हमारी जो V² तो वही रहेगा लेकिन आर की जगह पे हम ये फार्मूला रख सकते हैं, आर की जगह पे ये फार्मूला रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा कि बनेगा V² इंटू ए अपान रो इंटू एल जूल पर सेकेंड बनेगा। तो अब देख सकते हैं फिर इस फार्मूले को और आगे ले जाएंगे तो हम ए का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, एरिया बराबर हो जाता है πd²/4, तो ए की जगह पे हम यहाँ पे रख देंगे πd²/4। एल क्या है, वायर की लेंथ है, आपको पता है कंडक्टर ये कोई वायर यूज करे तो उसका लेंथ हम एल में दिखाते हैं। तो आपको ये पूरा कोई कठिन नहीं है, देखिए ये फार्मूला बस आपको याद रहे, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये पूरा आप कर लेंगे, कोई कुछ भी नहीं किया गया है, आर की जगह पे बस इस फार्मूला को रिप्लेस किया गया और कुछ इसमें किया नहीं गया है। आगे देख लेते हैं डी क्या है, डायमीटर ऑफ वायर यानी कि जो व्यास होता है तार का वो लिख सकते हैं। रो क्या है, वायर की मटेरियल का रेजिस्टिविटी, आपको ही पता है रो को हम क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एलिमेंट की सतह से विकसित हुआ उष्मा ऊर्जा सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अब देखिए क्या हो जाता है, जो हमारी सरफेस होती है, कौन सी सरफेस, हीटिंग सरफेस क्या हो जाती है, जो हमारी हीटिंग सरफेस होती है वो जो हमारी वितरित उष्मा है उसके क्या हो जाती है वो क्षेत्रफल के बराबर हो जाती है। जो हमारी मान लेते हैं कोई सतह है, अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई सतह है, इससे हमारी जो उष्मा हो रही है इंड्यूस हो रही है फिर वितरित हो रही है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी कि एक है, तो इसको बोल रहा है कि ये जो हमारी ये ऊर्जा निकल रही है इससे, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल यहाँ पे बोल रहा है ए बोल रहा है, एनर्जी प्रोपोर्शनल ए बोल रहा है, यहाँ पे एरिया बोल रहा है, देखिए दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा πdl हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला हमारा यहाँ से देख सकते हैं। देखिए स्टीफन के नियमानुसार जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है कि जो हमारा विकिरण होता है यानी कि उसमें क्या हो जाते हैं स्टेफन के रूल्स लगाते हैं, स्टेफन के रूल्स क्या हो जाते हैं h/dl हो जाता है, जो हम जहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाती है, h की वैल्यू हमारी हो जाती है 5.72
इंटू 10⁴ ई के, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा T/100 पे 4 माइनस T2 पे अपॉन 100, तो ऊपर क्या हो जाएगा इसके 4 हो जाएगा वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एच का फार्म, ये इसकी पूरी वैल्यू है, जहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट है, आपको सब मैंने पहले ही बता दिया था कि कांस्टेंट है। टी क्या है, T1 क्या है, उस मटेरियल का टेम्परेचर जो हीट कर रहे हैं, और T2 क्या है कि जिस टाइम पे वो हीट हो रहा है, याद रख लीजिएगा आप लोग। इनपुट पावर बराबर क्या हो जाता है आउटपुट, क्योंकि इसमें लिखा है इनपुट पावर बराबर आउटपुट, तो क्या हो जाएगा V² पाई D² अपन 4πL बराबर, ये जो हमारा यहाँ पे देखा गया है कि जो हमारी सतह से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यानी कि लास्ट में जो हमें स्टार्टिंग में मिल रहा है उसको इनपुट बोलेंगे, जो लास्ट में मिल रहा है उसको हम आउटपुट बोलेंगे। तो जो हमारी लास्ट में है वो क्या हो जाती है, हमारी क्षेत्रफल के बराबर हो जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार, देख लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा ये फार्मूला थोड़ा सा, और इसको हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूला, बस केवल फार्मूले को सॉल्व करना है, कुछ नहीं इसमें है। यहीं पे आप छोड़ सकते हैं अगर चाहें, यहीं पे अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आगे, D/L² प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4ρH/V² हो जाएगा, R बराबर V बाई यहाँ पे रो हो जाएगा, V² रो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार केवल फार्मूला को यहाँ पे लास्ट तक प्रूफ किया गया, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे V² आ गया है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर लास्ट में इसको लाके आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। देखिए आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पर छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कहाँ छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं तो आ नहीं सकता है। तो बस डिज़ाइनिंग आपके दिमाग में है कि हाँ कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए याद रखना चाहिए कि जो हमारी इनपुट पावर है वो आउटपुट के बराबर हो जाती है, और क्या हो जाती है जो हमारी स्टार्टिंग जो हमारी एनर्जी होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, पूरे सतह को एक समान ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो याद रखने वाली बात है। और इसमें स्टीफन का नियम यूज होता है। स्टीफन के नियम के अनुसार ही क्या हो जाता है, वो हमारा जो वितरित यानी कि जो निकलती है उसमें वो हमारा क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। यानी कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो कमेंट कीजिएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब अगला देखिए क्या है कि रेजिस्टेंस हीटिंग तो खत्म हो चुका है। अब अगला हमारा है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग क्या होता है या फिर इसको कैसे यूज करते हैं देखते हैं। इंडक्शन हीटिंग देखिए आजकल सबके घरों पे इंडक्शन यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुकिंग करना हमारे लिए आसान है। तो देखते हैं इंडक्शन हीटिंग क्या होता है। देखिए जो पीरियड था यानी कि इंडक्शन हीटिंग होता है, जो हमारा इंडक्शन हीटिंग होता है आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, यानी कि फैराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्म एक थ्योरी दिया था उसके अकॉर्डिंग वो भी चलता है। और जो इंडक्शन जहाँ पे भी इंडक्शन हो, जैसे कि आप मोटर पढ़ चुके हैं तो इंडक्शन मोटर पढ़ चुके हैं, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो भी हमारा क्या किस इस पे काम करता है, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करे तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे दो बाइंडिंग है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं यानी कि वहाँ पे दो बाइंडिंग होगा। एक मिनट, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर ही बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है, यहाँ पे प्राइमरी हो जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाता है। तो हमारा अगर कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम आ रहा है तो वहाँ पे आपको वाइंडिंग करनी पड़ती है इस प्रकार से बना के, यानी कि वहाँ पे कोर का यूज करते हैं। तो देखिए लिखा है क्या है यहाँ पे कि करंट द्वारा इंडक्शन हीटिंग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की तरह ही इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग भी की जाती है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये कुछ टाइप्स के इंडक्शन हीटिंग में कुछ नहीं रखना है, बस याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद आपको आगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर याद है तो हर जगह आप देखेंगे कि उसी का यूज किया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन छोटी छोटी चीज़ों को जो पीछे आप छोड़ चुके हैं एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए। नहीं किए हैं, नहीं आया तो सारे क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में सारे क्लास चल रहे हैं तो उसको अच्छे से कीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हर जगह बेसिक इलेक्ट्रिकल का इंपॉर्टेंट है। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए जो इंडक्शन हीटिंग हमारे दो प्रकार से होता है, एक हमारा डायरेक्ट हीटिंग होता है, एक इनडायरेक्ट हीटिंग होता है। जो डायरेक्ट हीटिंग होता है उसमें क्या हो जाती है, एक हमारी वो भी दो प्रकार की होती है, एक हमारी विथ कोर होती है एक विदाउट कोर होती है। हमारी इनडायरेक्ट हीटिंग भी क्या हो जाती है, विथ कोर होती है एक विदाउट कोर होती है। ये दोनों आपके इस प्रकार से होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर एक जो विथ कोर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज कोर प्रारूपी और एक ऊर्ध्वाधर प्रारूपी हो जाता है, जिसको क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और जो हमारा ऊर्ध्वाधर उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो आपके पूरे सिलेबस में क्या, आपके पूरे सिलेबस में केवल यही दोनों हैं, तो इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। आगे हम जब जेई की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये वाले भी पार्ट्स को पढ़ेंगे, पूरे पढ़ेंगे। लेकिन आपको केवल इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़ना है, तो एग्जाम में केवल यही दोनों में से एक आएगा, तो हम इसको
क्योंकि देखिए अभी हम लोग कोशिश में है कि जल्दी से आपके जो, क्योंकि सेमेस्टर के अगर जितने भी सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तभी हम लोग आगे कुछ नया स्टार्ट कर पाएंगे, या फिर जो कोई जेई बैच ला पाएंगे। तो कोशिश ये कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में वो पूरे से हम लोग अच्छे से क्लियर करें, ताकि आपको एग्ज़ाम अगर हो रहा है, एग्ज़ाम तो होगा पक्का है, क्योंकि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उसका कोई बेस ही नहीं है बनाने का। तो एग्ज़ाम होगा, इसलिए एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रहिए, सारी क्लास करते रहिए। कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप क्लास करते रहिए। तो आपके पूरे से मतलब इस सिलेबस में इंडक्शन हीटिंग के लिए केवल दो है, एक क्षैतिज है, एक और ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज में देख लेते हैं। अब देखिए जो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल कोर टाइप, जो डायरेक्ट हमारा इंडक्शन है, कुछ नहीं। देखिए इसमें भी क्या एक हम देख रहे हैं, इसमें कोर बनाई गई है, जो कोर दिख रहा होगा जैसे ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसी तरह इसमें एक जगह क्या वाइंडिंग भी की है, जिसको एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। अब एक तरफ देखिए क्या, एक तरफ भट्ठी बनाएगी जिसको वलयाकार भट्ठी बोल रहे हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे द्रोणिका बनाई गई है, क्या मतलब जिस रास्ते से ये पास कर सके, यहाँ पे क्या जो पिघली हुई धातु इस तरह से पास करके यहाँ पे आ सके। फिर ये जो आपको दिख रही है डॉट 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 यहाँ पे दिख रही है, उसको हम चार्ज बोलते हैं, यानी कि हिंदी में चार्ज को घान भी बोलते हैं। तो चार्ज घान कहीं पे भी अगर नाम आ रहा है तो आप उसको कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये इसकी डायग्राम है। अब देखते हैं कि डायग्राम क्या कहता है, देख लेते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी एग्जाम में अगर डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो पहले आपको डायग्राम बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहले आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है, और आपको थोड़ा एक बहुत सरल हो जाता है कि आप उसको कैसे करेंगे। डायग्राम बनाने के बाद आपके पास खुद कंटेंट आ जाता है। देखिए यही अगर डायग्राम आपने बना लिया तो यहाँ पे एक फ्रेम लगाइए, जो आपको पता है कि फ्रेम कैसे बनती है। फ्रेम के क्या हो जाते हैं, जो हमारी सिलिकॉन स्टील है उससे हम फ्रेम बना लेते हैं। फिर हमने बाइंडिंग किया है, बाइंडिंग कॉपर की हुई है, इसमें एसी सप्लाई हमने दिया हुआ है, एसी सप्लाई लिख लीजिए, एसी सप्लाई देते हैं। ये साइन आप समझ ही रहे होंगे, थर्ड ईयर में आप लोग हैं तो इस साइन को समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक भट्ठी लगाई गई है, वलियाकार भट्ठी, जिसमें क्या मेटल को डालते हैं वो पिघल के द्रोणिका के रास्ते से आगे जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए उपरोक्त डायग्राम में हॉरिजॉन्टल जो कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन को दिखाया गया है। मैग्नेटिक मटेरियल की कोर को एक स्तंभ पर एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे स्तंभ पर एक वलयाकार भट्ठी बनी होती है, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर मटेरियल को भरकर गर्म करके पिघलाया जा सकता है। जब कॉइल में एसी सप्लाई दी जाती है तो क्या हो जाता है, द्रोणिका में भरी धातु फील्ड मेटल में इंडक्शन के कारण क्षैतिज द्वारा और मेटल के में हीट हो जाती है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है। सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें करना है। जो हमारा ये है, इसमें क्या करते हैं, इसी ये स्तंभ बोल रहा है, यानी कि जो एक कोर है इस प्रकार से जो दिख रहा है इसको स्तंभ लिखा है, इसको कोर लिख सकते हैं, स्तंभ जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। इस पर जैसे हम इसी सप्लाई देते हैं, इसी सप्लाई देते हैं, आपको पता है कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाह होने लगेगा, इससे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता आता है यहाँ पे। फिर वलयाकार भट्ठी में जिस भी इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम डालते हैं, जिसको हमको पिघलाना होता है, यहाँ पे डालते हैं, और ये वर्टिकल यानी कि क्षैतिज दिशा में क्या करती है, वो हमारा पिघला हुआ मटेरियल जाना स्टार्ट हो जाता है और वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि क्या हो जाता है क्षैतिज। क्षैतिज में कुछ नहीं है, इस तरह से हम कोर बनाते हैं, कोर पे हम इसी सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद एक वलयाकार वी आकार की हम इसमें क्या बनाते हैं, भट्ठी बनाते हैं, जिसमें हम मटेरियल को डालते हैं। मटेरियल को डालते ही चार्ज देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमारा जो पिघला हुआ धातु है वो द्रोणिका के रास्ते से चला जाता है। देखिए इसमें आगे भी कुछ लिखा है थोड़ा सा। इस प्रकार की भट्ठी में द्रोणिका में या उसकी तली में ग्रेफाइट का स्तर या भट्ठी की तली में लोहे का छल्ला देना पड़ता है। द्रोणिका में क्या हो जाती है, फील्ड जो मेटल है उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट पूर्ण कंप्लीट करने के लिए पिघली हुई धातु डाल देनी पड़ती है। इस भट्ठी में इलेक्ट्रिक सप्लाई की फ्रिक्वेंसी लो रखनी पड़ती है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली बात है फ्रिक्वेंसी कम रखेंगे, यानी कि 25 हर्ट्ज की ही जरूरत पड़ती है, या फिर उतनी ही रखेंगे हम। द्रोणिका का जो तली है उसको हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए उसकी, या फिर उसकी बेस को हमेशा कंटिन्यूटी बनाने के लिए कि वो कंडक्टिव रहे, उसको के लिए क्या लोहे का छल्ला लगाते हैं, यानी ये लोहे का छल्ला, या फिर उसमें हम क्या कर देते हैं, मेटल को फील्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या इंड्यूस जो हमारा करंट हो रहा है वो सर्किट को कंप्लीट कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम द्रोणिका यानी कि जो हमारे द्रोणिका है उसके अंदर क्या कर देते हैं हम। तो समझ में मेरे ख्याल से आएगा, 25 हर्ट्ज की ही हम इसमें फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ रही है। अब देखिए इसमें क्या है कि क्योंकि उच्च आवृत्ति के कारण निम्न हानियाँ होती है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या हमें इसमें कम फ्रिक्वेंसी चाहिए, अगर वहाँ फ्रिक्वेंसी अधिक होगी तो कुछ हानियाँ हो सकती हैं। जो हानियाँ देख लेते हैं क्या होती है। देखिए उच्च यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी पर उच्च चुंबकन बल, जिससे पिघली हुई धातु में पिंच प्रभाव के कारण अत्यधिक उसमें क्या हो जाती है, देखिए पिंच प्रभाव क्या होता है, अगर कहीं पे फ्रिक्वेंसी हाई है तो उस जो हमारी मटेरियल है उसमें थोड़ा सा रेसा आ जाता है, या फिर थोड़े से गैप आ जाते हैं, जिसको हम पिंच प्रभाव करते हैं, यानी कि पिंच इफेक्ट करते हैं, पिंच इफेक्ट। तो वो हो जाती है अगर हाई फ्रिक्वेंसी है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच मैग्नेटिक
कपलिंग बहुत कमज़ोर हो जाता है। देखिए क्या हो जाता है, जब फ्रिक्वेंसी अधिक होगा तो वहाँ पे जो हमारी कपलिंग है यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी की कपलिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण लीकेज रिएक्टेंस उच्च हो जाता है। देखिए लीकेज फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट या फ्रिक्वेंसी को कम करके हम लीकेज रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं। ये अपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा। अगर मशीन की क्लास आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, तो मशीन की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, जिससे पावर फैक्टर भी लो हो जाता है। अगर क्या हो जाता है, लीकेज करंट बढ़ेगी तो पावर फैक्टर कम ही हो जाएगा, वो भी आपको पता है। तो ये सारी इसमें हानियाँ होती हैं। इंडक्शन में कुछ नहीं है, इंडक्शन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे वर्क करता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें इस प्रकार से हम कोर बनाते हैं। कोर में क्या करते हैं, एक साइड पे हम एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई जैसे ही देते हैं वलयाकार भट्टी मटेरियल को डालते हैं, वो पिघलता है, द्रोणिका के रास्ते से क्षैतिज अवस्था में वो बाहर जाता है। द्रोणिका के बेस को मजबूत और उसको और सहनशील बनाने के लिए उसको लोहे के छल्ले को लगाते हैं, या फिर मटेरियल से उसको फील्ड करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो हमारा है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा ऊर्ध्वाधर, एक वर्टिकल, एक हमारा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल है। जो हमारा ऊर्ध्वाधर कोल यानी कि जो हमारा वर्टिकल टाइप जो डायरेक्ट हमारा इंडक्शन फर्नेस है, वो भी इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं। इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। डायग्राम में कुछ नहीं है, इस तरह से आप इसी तरह बना सकते हैं। वर्टिकल कुछ भी किसी तरह बना सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। आपको कैसे, मैंने पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रिकल में जो भी आप डायग्राम बनाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर चीज़ों को समझ रहे हैं कि मटेरियल को कहाँ रखना है, यानी कि जितने भी एलिमेंट उसको कहाँ कहाँ इंस्टॉल करना है, कैसे रखना है, तो आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि बैटरी चार्जर बनाना मैंने बताया है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, उसको ज़रूर देखिए आप लोग। प्लेलिस्ट में आप जाके बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले क्लास में उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर में हैं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो जानना बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छे से। तो आप लोग के पास टाइम भी है तो आप लोग अच्छे से बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी क्लास करते रहिए। तो इसमें देख लीजिए वर्टिकल, यहाँ पे देख लीजिए वर्टिकल की तरह दिखाया गया है। यहाँ पे बीच में यहाँ पे चार्ज है, फिर यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग की गई है। यहाँ पे भी देख लीजिए प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग दो जगह लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, एक भट्ठी की तरह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भट्ठी दिख रही है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन सकता है, आप देख लीजिए इस तरह से, या फिर जब भी जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार की भट्ठी में जो हमारा कोर होता है वो वर्टिकल होता है। उसमें क्या था, उसमें ऊर्ध्वाधर था, सॉरी उसमें क्या था, क्षैतिज था, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसमें हमारा क्या है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्षैतिज है। इस प्रकार की भट्ठी का सुधरा हुआ रूप है। धातु कम यानी कि जो हम वहाँ पे मेल्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जो मेल्टिंग कर सकते हैं, दृष्टि से क्या हो सकता है, बहुत उपयुक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कर सकते हैं, हम ऊर्ध्वाधर बनाते हैं इसकी भट्ठी को। पिंच इफेक्ट के कारण पास में अणुओं में एक दिशा में करंट फ्लो या तथा एक दूसरे से विकर्षित होने, परंतु चार्ज के भार के कारण सेकेंडरी सर्किट में करंट के फ्लो में बाधा की संभावना कम रहती है। भट्ठी की तली वी आकार की बनाई जाती है, इसलिए सर्किट को बनाने के लिए भट्ठी की तली में कम चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। वी आकार के कारण भट्ठी की तली में पिघली हुई धातु भी कम रुकती है। पिघली हुई मेटल जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण वी पार्ट्स में चक्कर काटती रहती है। वी आकार के चैनल के स्थान पर यू आकार के चैनल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें क्या था, उसमें पिंच इफेक्ट आ रहा था, उस पिंच इफेक्ट को कम करने के लिए हमने क्या है, हमने यहाँ पे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर बनाया है। ऊर्ध्वाधर अगर बना दे रहे हैं, या फिर हम यू आकार की कर दे रहे हैं, उसमें क्या हो जाती है, हम जो पिंच इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि जब पिंच इफेक्ट की वजह से क्या हो रही है, दोनों के बीच में दरार, यानी कि दोनों के अणु थोड़े दूर दूर चले जा रहे हैं, उसको हमको पास लाने की जरूरत है, जिसकी जो हम पिंच इफेक्ट को कम करने के लिए क्या है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, इसके डायग्राम देख लीजिएगा, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। ये हीटिंग का एक प्रकार है, जो वो हर जगह प्रिंसिपल लिख देगा कि किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये प्रिंसिपल कौन सा काम कर रहा है इस पर। तो प्रिंसिपल इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम कर रहा है। पहला जो था हमारा, पहला क्षैतिज है, दूसरा ऊर्ध्वाधर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहा है, पिंच इफेक्ट आ जा रहा था, उसको कम करने के लिए हमने वर्टिकल यूज किया है। तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई एक आने के बहुत चांसेस होते हैं। देखिए इसमें क्या है कि देखिए पीतल के लिए क्या, चिकनी मिट्टी का स्तर होना चाहिए, और लाल पीतल तथा कांसल के लिए एल्युमिनियम का स्तर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार की, जैसे भी हमें मटेरियल को पिघलाना होता है उसकी स्तर उसी प्रकार का होना चाहिए। देखिए अगर हमारे पीला पीतल चाहिए तो हमें चिकनी मिट्टी का स्तर होना चाहिए, लाल पीतल तथा कांसल चाहिए तो एल्युमिनियम का हमें स्तर होना चाहिए, जिससे चार्ज क्या होते हैं, भरते समय खोला जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की भी दृष्टि से और जेई की भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पे, या फिर अपने दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा। अब देखिए अगला जो हमारा यहाँ पे आता है, अगला जो हमारा फर्नेस है, या फिर जो भट्ठी बोल सकते हैं जिसको, या फिर जिसमें हम तापन करते हैं। तो अगला जो हमारा हीटिंग है वह क्या है, उच्च आवृत्ति भंवर धारा तापन, यानी हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग।
ये हमारा अगला है, इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। इस तरह से आप डायग्राम इसके बना सकते हैं। इसके डायग्राम में क्या है, और देखिए इसमें क्या है, एक जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी की कॉइल की, देखिए कॉइल थ्रू विच हाई फ्रिक्वेंसी एसी इच पास, यहाँ पे एक तरह का दिखाया गया जहाँ पे हम एसी करंट को पास करवाएंगे। यहाँ पे एक भट्ठी के आकार का दिखाया गया है। यहाँ पे हीटेड एरिया ये दिख रहा है कि ये पूरा जो एरिया है वो हीटेड रहता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एडी करंट जो हमारा डेवलप होता है ड्यू टू फ्रिक्वेंसी, फिर हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से हमारी जो एडी करंट हमारी इंड्यूस होती है वहाँ पे ये दिखाया गया। फिर निष्क्रिय, इस रास्ते से हमारा निष्क्रिय गैस निकलता है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। देखते हैं अब इसकी होती क्या है, फिर क्या लिखा होता है इसमें। देखिए क्या है, उपरोक्त डायग्राम में हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग को दिखाया गया है। हीटिंग भी इंडक्शन इंट्रो हीटिंग का ही एक प्रकार है, जो कि इक्विपमेंट मशीनों को पार्ट के टूल्स एवं हीटिंग टेम्परिंग एनेलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हम इसको पिघलाने के लिए, या फिर उसको उसकी सतह को कठोरीकरण करने के लिए, या फिर कॉइल का डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के धातु की इच्छित भाग को भंवर धाराओं के कारण हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न। देखिए इसमें जब करंट कहीं पे भी हाई हो, यानी फ्रिक्वेंसी कहीं हाई है, तो वहाँ पे क्या एडी करंट लॉस होती है या फिर एडी करंट इंड्यूस होता है। और जो हमारा जो मटेरियल यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जब जिसको आप लॉ मैग्नेटिक पदार्थ यानी लॉ चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, वो क्या हिस्टैरिस लॉस के कारण वो गर्म हो जाती है। इस वजह से फ्रिक्वेंसी का मान 1000 पर सेकेंड रखते हैं। अधिक इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, अब देखिए चूंकि दिख रहा होगा आपको कि इसका नाम ही है कि हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से इसमें क्या हो रही है, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से देखिए यहाँ पे जो है हमने इसमें जो कॉइलिंग की गई है, जब इसमें क्या होती है फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी तो वहाँ पे एडी करंट लॉस होगा या फिर एडी करंट इंड्यूस होगा। एडी करंट इंड्यूस होने का मतलब है कि करंट अधिक होगा। करंट अधिक होगा तो इसमें क्या हो जाएगी, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी हमें पिघलाना है या फिर हमें कठोरीकरण जिस सतह का करना है, तो क्या करेंगे वहाँ पे इतना हीट ऑब्जॉर्व होता है कि वो पिघलने लगता है। कि जैसे वो पिघलना शुरू होता है वो क्या हो जाता है, पिघल के क्या हो जाता है, एक जगह वो स्टोर होने लगता है व फिर कहीं पे देखिए जैसे वो पिघलता है कि कुछ निष्क्रिय गैस भी निकलने लगती है। तो यानी कि यहाँ पे इसकी पूरी प्रिंसिपल किस पे काम कर रही है, वो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है। यानी कि फ्रिक्वेंसी को हाई अगर रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंसी अगर इसमें हाई है तो एडी करंट इंड्यूस होगा। एडी करंट इंड्यूस होगा तो आपको पता है कि उसमें क्या हो जाती है, जल्दी से वो मेल्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लौह पदार्थ रखा गया है वो आसानी से इसमें मेल्ट हो सकता है। ये याद रखने वाली है जो हाई इसमें जो इस विधि में जो हम फ्रिक्वेंसी का वैल्यू रखते हैं वो 1000 पर सेकेंड रखते हैं। ये याद रखने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद इसकी जो कोर बनाई जाती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, ये भी आपको पता है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है। और देखिए इसकी क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एडी करंट हीटिंग की क्या क्या इसके लाभ है, देखिए निम्नलिखित लाभ है। देखिए उच्च दर से ताप उत्पन्न होता है, यानी कि देखिए हाई फ्रिक्वेंसी है तो यानी कि क्या इसमें जो करंट होगा, क्या जो एडी करंट की वजह से बहुत ज़्यादा अधिक इंड्यूस होगा, या फिर बोल सकते हैं कि अधिक टेम्परेचर के लिए इंड्यूस हो सकता है। सतह की गहराई व क्षेत्रफल जिसे गर्म करना है शुद्धता से नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जो भी जिस सरफेस को हम गर्म करना है यानी कठोरीकरण कर रहे हैं या पिघला रहे हैं उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी हाई है तो क्या करेंगे, उसे हम या तो डिस्प्ले की तरह से या डिजिटल डिस्प्ले या फिर रिमोट की सहायता से उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके एलिमेंट की संख्या को घटा के भी हम कम कर सकते हैं, जैसा कि पीछे भी मैंने बताया है कि कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे हीटिंग अधिक है तो उसको कम करने के लिए। अब देखिए धातु के टुकड़ों की सतह के पास क्या हो जाती है, ताप उत्पन्न होता है। ये एक उसकी थोड़ी सी एडवांटेज भी बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज की टुकड़े जो हमारे जिस मटेरियल को यूज़ करना है वो तो हीट हो ही रहा है, उसके आसपास भी हीट जनरेट हो जाता है, तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसको। ताप को निर्वात या किसी निष्क्रिय गैस के वरण में भी उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि तापमान जो हमारा है उसको हम वैक्यूम में भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं निष्क्रिय गैस का वातावरण है वहाँ पे भी हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, देख लीजिए यूज कहाँ पे करते हैं इसका, मेटल के हीट ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि जो भी अगर हम उसका जो धातु उसके उपचार के लिए करते हैं, जैसे दो मेटल कहीं टूट गए पत्ती उसको जोड़ने के लिए कर सकते हैं। सरफेस की कठोरीकरण यानी किसी भी सरफेस के हार्डनेस के लिए कर सकते हैं। एनलिंग के लिए कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी जगह पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर बहुत सारे हमें मिश्र धातु बनानी यानी कि दो चांबा कि बहुत सारे क्या हो जाते हैं, तांबा कॉपर को मिक्स करके कुछ बनाना है, या फिर सोने को किसी के साथ जैसे जिंक के साथ मिक्स करके कुछ बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें मिश्र धातु की चीज़ें भी आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो ये इसका उपयोग हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लेना चाहें तो। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, अब अगला हमारा जो हीटिंग आता है वो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आप लोग जो डाइलेक्ट्रिक क्या है वो आपने पढ़ा होगा कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होता है, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या हो जाता है, परावैद्युतांक बोलते हैं जिसको, ऐसे इंसुलेटर भी बोल सकते हैं।
देखिए इस विधि में क्या हो जाता है, देखिए इस विधि में क्या होता है, हीटिंग में अधातुएं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, चाइना क्ले, ग्लास, सेरामिक, हीटिंग आसानी से होता है। हाई फ्रिक्वेंसी इसमें क्या हो जाता है, कंडेंसर हीटिंग भी होता है। यानी कि देखिए इस विधि में क्या कर सकते हैं, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि नॉन मेटल जो है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, चाइना क्ले, ग्लास, सेरामिक, इन सब है, इसका भी हीटिंग आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी कंडेंसर हीटिंग भी इसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो देखिए नाम ही डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, तो ये उसी के लिए यूज किया जाएगा जो इंसुलेटर जिस प्रकार होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। देखिए जब किसी नॉन मेटल पदार्थ को धातु की दो परतों के बीच रखकर उच्च आवृत्ति यानी कि इसे सप्लाई दी जाती है और जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई जाती है, तब अधातु पदार्थ का उच्च प्रतिरोध तथा धातु की प्लेटों का संधारित्र समांतर आरसी सर्किट की तरह कार्य करने लगता है, जो एक आरसी सर्किट बन जाता है। देखिए क्या हो जाता है, अपने पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाता है। देखिए अगर मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। तो ये हमारा जो है इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ही यहाँ पे तो बैटरी यहाँ पे जैसे ही एसी सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे इस प्रकार जैसे ही एसी सप्लाई दी जाती है, तो इसमें क्या हो जाती है, एसी सप्लाई देती है इसमें हाई रेटेड हो जाता है, यानी ना यानी कि ये हाई जो हो जाता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, यानी कि एसी पे काम करने लगती है। और ये क्या बन जाता है, ये वहाँ पे एक सर्किट क्रिएट करता है जो आरसी सर्किट की तरह, इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह से ये पूरा सर्किट बन जाता है, इस तरह से, यानी इस तरह बना लीजिए, या फिर आप इस तरह से क्या बोलते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे दिख रहा है ना, इस तरह से आप इसको पूरा बनाइए। ये आर हो गया, ये सी हो जाएगा, ये आरसी सर्किट पूरा क्रिएट कर, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, इस पे एसी सप्लाई का एसी सप्लाई देंगे, यानी कि एसी सप्लाई पे काम करे, इसके प्रिंसिपल ही एसी करंट बोल सकते हैं इसको। एसी सप्लाई देते ही क्या हो जाती है, धातु का क्या हो जाता है, जब नॉन मेटल यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किए हैं उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम मैंने दिखाया बनाया है अच्छे से, तो देख सकते हैं यहाँ पे दो कंडक्टर, यानी कि यहाँ पे भी एक मेटल का जो हमारा प्लेट लगाया गया है और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया गया है जो क्या है, नॉन कंडक्टर। इसको जैसे एसी सप्लाई देते हैं, ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ आरसी सर्किट भी दिखाया गया है, यहाँ पे आर है, सी है, यानी कि रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट आई आर है और कैपेसिटर में बहने वाली जो हमारी करंट है आई सी है। इसको एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। ये इसका एक फेजर दिखाया गया है, फेजर को भी आप देख लीजिएगा। फेजर आपको पता है कि हमारी जो कैपेसिटर में होती है वो लीड करने की एक जो फेजर होती है, इस तरह आप बना सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सर्किट देख लीजिए, ये प्रूविंग तो इसका कभी पूछता नहीं है एग्जाम में, कभी भी नहीं पूछा है, बस थोड़ा सा आप अपने लिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए रख लीजिएगा। ये फार्मूला लिख सकते हैं एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू सर्किट आई सी बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई एक्स सी हो जाएगा। वी बाई एक्स सी क्या हो जाएगा, आई सी बराबर वी बाई एक्स सी हो जाएगा। चूंकि ये क्या है एसी सर्किट के लिए, तो यहाँ पे प्रतिघात होगा यानी कि रिएक्टेंस होगा, जिसकी वजह से हम एक्स इसको लिखे हैं, ऊपर वी हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करेंगे हम, एक्स को 1/ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, आपको पता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में अब जब चलेगा वहाँ पे एसी सर्किट वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना आप भी आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे तो। आई सी बराबर यहाँ पे ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। आई आर की वैल्यू बहुत कम होती है, आई आर की वैल्यू बहुत कम होने का मतलब क्या, यहाँ पे सी लिखे हैं क्योंकि आई आर, तो यहाँ पे आई आर भी लिखना चाहिए था, आई आर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो जाती है वहाँ पे, तो क्या हो जाती है, हमारी जो कैपेसिटर है वो काम करने लगती है सीरीज की तरह या पैरेलल की तरह काम जैसे ही करने लगी, तो वहाँ पे हमारा जो है आई आर की वैल्यू कम हो जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिख रही है, ये एग्जाम में कभी भी प्रूविंग इसका पूछता नहीं है, कभी भी नहीं पूछेगा, तो अब बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में रख लीजिएगा। कभी कभी फार्मूला लिखने की ज़रूरत पड़े तो फार्मूला लिख सकते हैं। इससे देखिए इसमें आई सी बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा पी बराबर, जो हमें फार्मूला पता है पावर का, पी बराबर वी आई कॉस फाई होता है। अब देखिए इंड्यूस्ड हीट पावर बराबर क्या हो जाता है, ये फार्मूला रखेंगे जो हमारा, देखिए आई की वैल्यू वहाँ से निकल चुकी है कि ओमेगा सी वी, यहाँ पे आई की जगह पे ओमेगा सी वी डॉट, समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमने आई की जगह पे पीछे आई का फार्मूला यहाँ पे क्रिएट कर लिया, देखिए यहाँ पे हो गया ना ओमेगा सी वी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आई की जगह पे फार्मूला यहाँ रख देंगे, 8 cos फाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई एफ, हम इसको जो यहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई एफ सी वी स्क्वायर डॉट इंटू cos फाई हो जाएगा ये फार्मूला। फिर यहाँ पे सी की आपको पता है कि जो हमारी
कैपेसिटर हो जो होती है वो एयर मीडियम में और डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों में रहती होती है। इसके लिए फार्मूला हो जाता है A/T, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और A/T हो जाता है यहाँ पे। तो ये फार्मूला फिर यहाँ पे पावर के फार्मूले में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, तो इस प्रकार से ये फार्मूला बनेगा। फिर A बराबर गर्म किए जाने वाले मटेरियल का क्षेत्रफल, जो हमारा A है वो हमारा जो एरिया है किसका, जिस मटेरियल को हमको गर्म करना है। अगर IC बराबर 1 हो जाए, IC बराबर 1 हो जाए तो पावर लॉस बराबर हीट क्या चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत ही कम, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमारा पावर लॉस का फार्मूला क्या हो जाता है, आपको पता है कि P बराबर I² है, यानी कि करंट अगर अधिक होगा तभी पावर लॉस होगा। तो फिर यहाँ पे V की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, V² RMS/R। देखिए क्या हो जाती है, हमारा जो आई है उसका फार्मूला हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं V² RMS/R। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, Vm/√2, ये इसकी RMS की वैल्यू होती है Vm/√2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से देख लेते हैं, तो यही आपका लास्ट, यहीं पे छोड़ सकते हैं, फिर आगे भी कर सकते हैं, कोई मतलब इसका नहीं है। देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एयर मीडियम है, एप्सिलॉन और क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो एप्सिलॉन और क्या है, हमारी डायलेक्ट्रिक मीडियम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो परमिटिविटी है वो हम यूज़ करते हैं। cos phi क्या आता है, पावर फैक्टर कोई पता होता है। इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशन जो इसकी है वो लकड़ी सुखाने में करते हैं, लकड़ी सुखाने के जहाँ कारखाने होते हैं वहाँ पे करते हैं। लकड़ी की पर देखिए दो दो लकड़ी को जब जैसे एक ये लकड़ी एक ये लकड़ी, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक गम लगता है यानी गोंद लगता है, उसको भी वो क्या हो जाती है, थोड़ा हीट करके लगाना पड़ता है, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि डायलेक्ट्रिक हीटिंग का वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। हड्डी को पिघलाने के लिए हम डायलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में मेरे ख्याल से अच्छे से आया होगा कि जो डायलेक्ट्रिक हीटिंग है वो क्या है। अब आगे देख लेते हैं आर्क हीटिंग, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी आर्क हीटिंग, तो आर्क हीटिंग भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आर्क हीटिंग क्या हो जाता है, देखिए आर्क हीटिंग क्या हो जाता है, आर्क हीटिंग भी तापन का एक प्रकार है, यानी कि जो आर्क हीटिंग है वो हीटिंग का एक प्रकार है, क्योंकि हम हीटिंग से ही सारा क्या है, हीटिंग का एक पार्ट, यानी कि इन हीटिंग के टाइप पढ़ रहे हैं तो टाइप ही उसका हुआ, जो कि इसमें दो इलेक्ट्रोड के मध्य वायु अंतराल कम करने पर उसमें क्या हो जाती है, हाई वोल्टेज दी जाती है, जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण वायु अंतराल के बीच में क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन होती है, जिसके कारण उसमें हमारा आर्क इंड्यूस हो जाता है। आपको पता है पीछे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कहीं पे भी आप लोग अच्छे से IC पढ़ेंगे तो भी पता होगा उसमें आर्क कैसे इंड्यूस। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, अगर इसके बीच की दूरी कम की जाए और वोल्टेज बढ़ाई जाए तो क्या हो जाती है, ये दोनों आपस में अगर आ रहे हैं ऐसे इनका नॉन चले तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आर्क इंड्यूस होता है, हाई ARC। तो हाई वोल्टेज पे हाई वोल्टेज पे हाई वोल्टेज पे क्या करेंगे, अगर इसके बीच की दूरी को घटाएंगे तो यहाँ पे आर्क इंड्यूस हो जाता है, जो पीछे पड़ चुके हैं। और ये किस पे काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया, कुछ बहुत बड़ा इसमें नहीं है कि आपको नहीं पता है इसमें। देखिए जब दो इलेक्ट्रोड को आप दो इलेक्ट्रोड मतलब पास में आते हैं या फिर उसके बीच का वायु अंतराल कम किया जाता है, इसके बीच का वायु अंतराल कम किया जाए तो वहाँ पे आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे या फिर जो भी हमारे चार्ज है वो आके वहाँ पे उसके चारों तरफ, यानी इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, घूमने लगते हैं, कुहरा बना लेते हैं इसके चारों तरफ की, उसी को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि आयन आयन कौन कौन से होते हैं, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, एक कुहरा बना लेते हैं, उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से आर्क इंड्यूस होता है, इसी को हम आर्क हीटिंग बोलते हैं। अब आर्क हीटिंग हमारे दो प्रकार से होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों में क्या हो जाती है, वायु अंतराल कम करेंगे तो हमारी आर्क इंड्यूस होगी। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा इसके लिए डिस्क्राइब नहीं किया, आप लिख लीजिएगा अगर आपको पसंद लिखना है, एग्जाम में पूछ भी सकता तो आपको बन, देखिए डायग्राम से मैंने थोड़ा सा मैं इसको समझा सकता हूँ आपको। देखिए एक पूरा चैम्बर, हीटिंग चैम्बर, आपको पता है कोई भी हमें भट्टी बनाने के लिए, फर्नेस बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक चैम्बर लेना पड़ेगा, चैम्बर के बिना तो होगा नहीं। तो एक चैम्बर लेंगे, इसमें जो दो इलेक्ट्रोड रखेंगे, दो इलेक्ट्रोड रखने के क्या, फिर उसके बीच का जो वायु अंतराल को कम करेंगे, नीचे आप चार्ज देख रहे हैं, चार्ज है नीचे चार्ज, जब ये वायु अंतराल कम करेंगे तो इसके बीच क्या होगा, आर्क इंड्यूस होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन हो जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, धुंध या दूध को कोहरा छा जाएगा चार्ज का, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आर्क इंड्यूस होगा। इस प्रकार ये काम करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में प्रिंसिपल लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप प्रिंसिपल नहीं लिख रहे हैं तो आपके थोड़े से थियरी कमज़ोर हो जाते हैं। अब अगला क्या है, अगला विषय में यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको सीधे रख रहे थे, यानी कि इस तरह रख रहे थे। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह रख रहे हैं, इस तरह रखेंगे तो इसके भी बीच में क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन होगा, और यहाँ पे आर्क इंड्यूस हो गया। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं, आपको डायग्राम दिख रहा है। यानी कि जैसे इसमें हम सप्लाई देते हैं, क्या सप्लाई देते हैं, वोल्टेज हाई हो जाता है, वोल्टेज हाई होने के बाद दोनों के बीच के जो हम वायु यानी कि जो हमारा एयर है उसको हम कम करते हैं, एयर कम करने के बाद इसके चारों तरफ आयोनाइजेशन होता है, इसके आयोनाइज यानी कि इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ
आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन के होने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें आर्क इंड्यूस होता है। आर्क इंड्यूस होने के बाद क्या हो जाता है, हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही एक प्रकार है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्क हीटिंग बोलते हैं। अब जो आज का एक लास्ट भट्टी है जिसको हम देख लेते हैं, माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव का नाम सुने होंगे, बहुत लोग के घर पे होगा, बहुत लोग यूज़ करते होंगे या फिर बहुत लोग देखे हैं। तो माइक्रोवेव की देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होती है, माइक्रोवेव कैसे काम करता है। देखिए क्या हो जाती है, जो माइक्रोवेव भट्टी यानी कि जो सूक्ष्म तरंग भट्टी का जो हीटिंग होता है, इस एक प्रकार का क्या अन्य भट्टियों की संरचना के लगभग। देखिए भट्टी सबकी समान होगी, यानी कि चैम्बर बनाना ही पड़ेगा, उसको सप्लाई देनी ही पड़ेगी, तो सबकी जो एक समान हो जाती है इसकी जो चैम्बर होती है। तो क्या हो जाती है, चैम्बर समान होती है। हीट लॉस को कम करने के लिए इनकी दोहरी दीवारें के मध्य तापरोधी पदार्थ भरी जाती है। देख लेते हैं क्या है, अगर मान लेते हैं ये कोई चैम्बर है, तो इसके साइड में भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्पेस है, ये दोहरी दीवार, ये पहली इसको दीवार, ये एक दीवार है, एक दीवार ये, इसके बीच में क्या हो जाएगा, तापरोधी यानी कि हीट रेजिस्टेंस मटेरियल बनेंगे। हीट रेजिस्टिव मटेरियल का यूज करेंगे, ताकि क्या हो जाए, हम इसको क्या करें, हम हीट को क्या कर सकें, हीट लॉस को कम कर सकें। हीट लॉस को कम करने के लिए हम दोहरी दीवार के बीच जो हमारा है हीट रेजिस्टेंस मटेरियल का यूज करते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की सहायता से फ्रीक्वेंसी को एक कन्वर्टर की तरह क्या काम करते हैं। देखिए हम क्या, अगर माइक्रोवेव है इस प्रकार से, तो यहाँ पे टाइमर लगा होता है, आप देखते होंगे टाइमर लगा होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी गई होती है कि सेंटीग्रेड पे टाइमर। तो इस टाइमर से क्या करते हैं, इस टाइमर की सहायता से हम फ्रीक्वेंसी को कम या अधिक कर सकते हैं। एक तरह से उसको हम कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तापमान को कंट्रोल करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। पदार्थ का जो, देखिए इसमें क्या हो जाता है, जो भी चीज़ बनाते हो, अगर आपने देखा होगा, अगर ये हमारी अगर माइक्रोवेव, तो इसके बीच में क्या हो जाती है, एक प्लेट बनी होती है जिस पे हम किसी भी चीज़ को रखते हैं तो वो हमारी गर्म हो जाती है। फिर अगर खाना पकाना हो तो खाना पक जाता है, जिस पे हम प्लेट पे रखते हैं। तो ये प्लेट घूमता है, रोटेट करता है, घूमता रहता है। तो क्या हो जाता है, घूमता रहता है, इस पर मतलब जितना ये घूमेगा सब पे क्या हो जाएगी, एक समान हीट पड़ेगी, एक समान अगर ताप पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो अच्छे से पकेगा और थोड़ा सा अच्छा भी बनेगा। तो देख सकते हैं इस पर क्या हो जाएगा, इसमें कांच की घूर्णन प्लेट लगी होती है जो पदार्थ के को धीमे गति से निरंतर घुमाती रहती है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए रसोई या फिर और जगह पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का माइक्रोवेव में कुछ अलग नहीं है, इसका भी ये भी हीटिंग जो है और तरह से भी होती है। इसकी जो भट्टी बनाई जाती है और भट्टियों की तरह समान होती है। बस इसमें क्या होता है, हीट लॉस को कम करने के लिए हम इसमें क्या तापरोधी पदार्थ यानी कि हीट रेजिस्टिव मटेरियल डालते हैं, ताकि हीट लॉस को हम कम कर सकें। और उसको इसमें क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर की सहायता से क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उसमें क्या एक रोटेटरी ग्लास की प्लेट लगाए, जिस पे हम कोई भी खाद्य पदार्थ रखते हैं जिसको हमको बनाना है, वो एक समान गति से घूमता है। जब एक समान गति से वो घूमता रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सब पे एक बराबर ताप पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से पक जाएगा जो भी हम चीज़ बनाना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल देख लेते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो ये क्या करता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, याद रखिएगा इसकी प्रिंसिपल ही हाई फ्रिक्वेंसी पे है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जो हमारी माइक्रोवेव अवन है यानी कि सूक्ष्म तरंग भट्टी है, जो वो लो वोल्टेज एंड लो फ्रिक्वेंसी इतने को क्या करता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी में पहले कन्वर्ट करता है। लो फ्रिक्वेंसी को वो हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो इसको बोल सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाती है, पदार्थ से गुजरती है, जिसकी वजह से बहुत कम समय में क्या हो जाता है, पदार्थ हमारा गर्म हो जाता है। जिसको भी हम बनाने के लिए रख रहे हैं या फिर जिसको पकाने के लिए रख रहे हैं, वो जल्दी से गर्म हो जाता है। यानी कि इसकी जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी इसकी प्रिंसिपल, बस केवल हाई फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा। और अगर कहीं पे लो फ्रिक्वेंसी है तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद भी ये वर्क करता है। इसका प्रयोग बेसिकली खाना बनाने के लिए या खाना पकाने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, अच्छे ढंग से पकता है इस पर खाना और स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि सब पे क्या हो जाती है, एक बराबर पे तापमान पड़ता है, तो वो अच्छे से बनता है और स्वादिष्ट बनता है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सारी समझ में आ रही है, तो क्या लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, नहीं पसंद आया, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, आप बताएंगे तभी हम लोग उस पर कुछ काम कर सकते हैं। और शेयर जरूर करते रहिए, और जो भी क्लास आपको करनी है प्लेलिस्ट में बना दी गई है, उसको आप लोग करते रहिए। थैंक यू।